नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं आपके लिए अग्निवीर वायु के लिए अब आपको तैयारी शुरू कराने की ओर अग्रसर हो रहा हूं। दोस्तों, मैंने पहले भी क्लास में आपको बोला था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आपके भले के लिए है, उसको आप समझे और आगे बढ़े। और जैसा कि 5 दिन का जो न्यूज है, करीब 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जो स्कीम दिया उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अब इस स्कीम में पसंद करने का कुछ लोग का रिव्यू आता है कि मैं मजबूरी में भर रहा हूं। दोस्तों, इसको मजबूरी मत समझे, इसको एक चैलेंज समझे। आप समझने की कोशिश करें कि यदि 4 साल के ट्रेनिंग आप प्रॉपर ढंग से करते हैं तो एक तो आपका उसमें भी स्कोप है, नहीं तो बाहर भी आपको बहुत अच्छा स्कोप रह जाएगा। और आपके जीवन जो लाइफ है, रूटीन है, एक रूटीन वे पर और डिसिप्लिन वे पर आ जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सलाह है कि आप जो इसके लिए एलिजिबल हो वो अग्निवीर वायु में अवश्य भरे। जैसा कि आपको सिलेबस के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि इसमें 3 तरह के एग्जाम होंगे एक ही साथ। एक तो होगा जो केवल साइंस स्टूडेंट के लिए, जिस पर आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स है। दूसरा होगा अदर देन साइंस के लिए, जिस पर आपको RA-GA के नाम से है, जिसमें कि अंग्रेजी है, जीके है, मेंटल एबिलिटी है, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी रहेंगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब सिलेबस के बारे में आपको पिछले यूट्यूब में मैंने आपको पूरे डिटेल से समझा चुका हूं। अब रहा बात की तैयारी कैसे करें। अब तैयारी करने के दौरान जो अग्निवीर जो आपका साइट है उस पर एक सैंपल पेपर दिया गया है। एक सैंपल पेपर मेरे पास पहले से उपलब्ध है, तो मैं प्रयास रहेगा कि सबसे पहले दोनों सैंपल पेपर का आपको सोल्यूशन दूं, उसको एक एक क्वेश्चन को समझाऊं ताकि आपको पैटर्न का पता चले। इसके अलावा भी जो मेरा हेराल्ड टीम है वो आपको बार बार जैसे जैसे मुझे अपडेट होते रहेगा या लग रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है वह आपको बतलाते रहेंगे। डिटेल जो तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है, मेरे कलीग कृष्णा सर ने आपको सारा डिटेल में समझा चुका है, उसको भी आप गहन ध्यान से पढ़े, स्टडी करें और उस पर आप अमल करें। अब है कि आज जो मैं आपको सैंपल पेपर के सबसे पहले करा रहा हूं और उसके बाद मेरा टारगेट है कि तैयारी कैसे करें। चूंकि आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो 12th पास आउट स्टूडेंट है जिसको कंपटीशन के बारे में आइडिया नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों अलग अलग है। बोर्ड एग्जाम में यदि आप 1 नंबर कम भी लाते हैं तो नहीं, आपको 70% नहीं 69% आ जाएगा। अगर आप 90 के एलिजिबल है तो 89 आ जाएगा, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन यहाँ आपको 1 नंबर से भी हजारों लड़के छूट जाते हैं और इसके कारण आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए जो आपका कोर्स का जो बुक थी, हालांकि सब मैटर वही है, लेकिन यहाँ एक टाइम लिमिट रहता है। वहां आपको टाइम लिमिट की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना पड़ता था, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ मैं आपको स्लोगन दे रहा हूँ कि मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो भी आप असफल हो जाएंगे, और अगर पता चला कि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया लेकिन आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया तो ये भी आप असफल हो जाएंगे। इसलिए आपको दोनों को सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा। अब आज जो मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ वो RA-GA मतलब अदर देन साइंस स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि आपको जो 25 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आपको RA मतलब रीजनिंग के अंदर हो गया, GK हो गया और साइंस हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। दोस्तों, मैं इसको शुरुआत करने से पहले सैंपल पेपर तैयार से पहले मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, उसको आप सबसे पहले पूरी करें। और आपके पास मात्र कम 24 से 25 दिन है। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो अंतिम तक मैं आपके साथ रहूंगा और तैयारी में हर ढंग से मदद करूंगा। और इस शुभकामना के साथ कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसी को जग में जीने में या मर जाने पर। इसके आधार पर मैं आपसे दुआ देता हूं कि आप इतने रिजिड होकर इसकी तैयारी करें कि सफलता निश्चित है। आपको तो एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए आप टारगेट कर रहे हैं और सीट आप हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डिसिप्लिन वे से तैयारी करें। अब मैं आपको बता दूं कि तैयारी करने के लिए खासकर इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो जनरली मैथ से डरते हैं, रीजनिंग से डरते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर 20 दिन भी 25 दिन भी अगर आप वेल प्लान से अगर तैयारी करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको रीजनिंग में फेल नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन इसके लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा।
जो जैसे कि आपको कृष्णा सर बतला चुके हैं कि आपको जो मैं सैंपल पेपर दे रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को समझे। इसके अलावा इससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए कि दिशा दूरी के क्वेश्चन है, अगर ये आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन को मैं आपको व्याख्या दे रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, या आपको लगता होगा कि नहीं सर मुझे दिशा दूरी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसका आप कुछ क्वेश्चन अलग दे दीजिए, तो मेरा प्रयास रहेगा उसके भी आपको 15-20 क्वेश्चन देके आपके क्वालिटी को मेंटेन कर सकूं, क्योंकि मेरा टारगेट होगा कि हर टाइप के क्वेश्चन को दे सकूं। क्योंकि मेरे पास कम टाइम है, आपके पास कम टाइम है, एक कोचिंग का भी एक लिमिटेशन होता है टाइम का, इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूं कि अपने हेराल्ड के लिए आज ही मैं 5 बुक रिलीज कर रहा हूं, जिस पर कि अदर देन साइंस के लिए गाइड, साइंस के लिए गाइड, साइंस के लिए प्रैक्टिस पेपर, अदर देन साइंस के लिए प्रैक्टिस पेपर और एक दोनों के लिए प्रैक्टिस पेपर। आप उस बुक को पढ़ें, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पूछे, और उसके अलावा भी चूंकि मैं आपको 50 पेपर दे रहा हूं उस प्रैक्टिस पेपर के अंदर, साइंस वाले को 30 पेपर दे रहा हूं, उसके अलावा भी प्रत्येक दिन जब तक आप लोग इंटरेस्ट लगे तो मैं एक एक पेपर या कुछ क्वेश्चन अलग से कराते रहूंगा ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अब दोस्तों जहां बात है कि तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। तैयारी आज से अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप करें कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट भी है, क्योंकि मैं आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक चीज बोलूंगा कि आप लोग दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए कि गणित कठिन सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सबसे सिंपल सब्जेक्ट गणित है। अगर गणित आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता होगा क्योंकि बेस थोड़ी सी कमजोर होगी या आपकी पढ़ाई का प्रैक्टिस छूट गया होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको गणित को सिंपल करके भेजूंगा। मुझे कुछ आपसे मांग है, गुरु दक्षिणा है, वो आप मुझे अवश्य दीजिए। अब मेरा गुरु दक्षिणा आप सुन लो कि क्या है। दोस्तों आज के दिन सबसे पहले आप पहाड़े याद करें। उम्मीद करता हूं आप गुरु दक्षिणा मुझे जरूर देंगे। पहाड़े आप 1 से 20 तक अवश्य याद कर ले। और याद करने का मतलब नहीं कि आपसे कोई गुरुजी पूछेगा कि 18 के पहाड़े सुना दो, आपको क्या करना है कि इतने अच्छे से याद कर लो कि अगर कोई बोले कि 18 8 से गुना करना कितना होगा तो सीधे 144। ये नहीं कि आप सोचना लगेगा 18 36 18 दूना 36, वो नहीं करना, सीधे। ठीक है, 16 को 9 से गुना 144, जो भी हो आप उसको याद कर लीजिए। आखिर क्यों बताया कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि टाइम मैनेजमेंट है, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, इसके लिए पहाड़े बहुत काम देता है। दूसरी बात है कि आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां भी कभी कभी जो सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इससे रिलेटेड होता है। तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा में पहला चीज मांग रहा हूं पहाड़े। दूसरा आपसे बतला रहा हूं कि वर्ग याद कर ले, स्क्वायर, वह 1 से 30 तक, 26 का 676, 27 का 729, इस ढंग से 29 का 841। मतलब कि यूं लगे कि अगर आप 29 सामने में आ जाए, अच्छा 841 जैसे, उससे आपको खूब जान पहचान है, गैप नहीं लगना चाहिए कि यहां से मैं आपका टाइम बचाऊंगा। मैं कंजूस बना रहा हूं आपको तो टाइम बचाने पर, पैसे बचाने की कंजूसी, पैसा तो आपको निःशुल्क सेवा दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। इस रिजल्ट के लिए मैं आपको निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, आपको कंजूस बनना है तो टाइम बचाने पर इसके लिए आपको स्क्वायर याद कर ले। हालांकि अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं बहुत सारे स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट मेथड भी दे दूंगा, लेकिन वो भी उसमें भी 5 सेकंड लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो सीधे आप लिख सकते हो कि 26 का मतलब 676। तीसरा आपसे पूछ रहा हूं कि घन में आपसे, घन का मतलब समझते होंगे कि जैसे 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8। इस ढंग से 1 से 15 तक आप घन याद कर लें, और संभव है, आपको रटना है। और भी अगर आप चाहते हैं तो इसको खुद गुना कीजिए, खुद लिखिए और तब इसको रट लीजिए। तो 3 तो दोस्तों एक हो गया, और एक गुरु दक्षिणा आपसे और मांग रहा हूं मैं, वह है ABCD का पोजीशन। हालांकि मैं क्लास में आपको ट्रिक्स दे दूंगा, लेकिन ट्रिक्स भी बाद में काम देगा। ABCD का पोजीशन सॉरी, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपको ध्यान हुआ कि A सबसे बाएं में है और Z सबसे दाएं में है। अब A का पोजीशन 1 है, B का पोजीशन 2 है, C का पोजीशन 3 है, D का पोजीशन 4 है, इसी ढंग से K का पोजीशन 11 है,
पी का पोजीशन 16 है ना, टी का पोजीशन 20 है। देखो मुझे याद किए हुए, तो आप क्यों नहीं याद कर सकते हो? आप इसको याद कर लो। हालांकि इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में भी विश्वास नहीं करता हूँ। 4 ऐसी चीज है कि सिखा जरूर दूंगा, लेकिन शॉर्टकट पर भी नहीं विश्वास करूंगा। मैं सोचूंगा कि सीधे याद कर ले, कि अगर कोई आपसे क्यू पूछ दे तो क्यू का मतलब 17, ताकि रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को आपको कॉन्फिडेंस दिला सकूं। ये रहा आपका 4 चीज जो कि वायुसेना की तैयारी करने के लिए मैं आपको गुरुदक्षिणा के रूप में मांग रहा हूं। और यदि कुछ और देना चाहते हो तो एक चीज और दे देना, वह है अभाज्य संख्या ज्ञात करना। अभाज्य संख्या के बारे में मेरा प्रयास रहेगा कि आपसे क्लास भी ले लूं, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि वह संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाता हो या स्वयं का जाता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में या तो एक का भाग जाएगा या 2 का जाएगा, 3 में 1 और 3 का जाएगा, लेकिन 4 में जाएगा 1, 2 और 4, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 5 में देख लीजिए 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, तो एक अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है, उसको आप याद कर लीजिए। जो मैं आपको गाइड दे रहा हूं उसमें बजाते मैंने इनर पेज पर सारी अभाज्य संख्या लिख चुका हूं, आप उसको याद कर लीजिए। और कुछ पॉइंट वहां, एक चीज ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट है कि एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। दूसरी है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीसरी पॉइंट है कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य होते हुए भी विषम सम संख्या है। सम समझते हो ना, जिसमें 2 का भाग जाता हो, और बाकी जितने सारे अभाज्य संख्या है वह विषम संख्या है। और लास्ट लाइन कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, अपवाद 2, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 9 एक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 3 और 9, मतलब इसमें 3 संख्या से भाग जाता है। लेकिन 7 अभाज्य संख्या क्यों? या 1 और 7 इसी से भाग जा सकता है। तो दोस्तों ये 4-5 जो आपको कंटेंट दिया था, मैं चाहूंगा कि जब मैं अपना क्लास के फ्लो में आ जाऊं, क्योंकि जैसा कि आपको कृष्णा सर ने बताया है कि अपना कम टाइम पर रिजल्ट देना है, और उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊं, और उससे मैं निकालने की कोशिश करूं कि जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हो, जो मेरे ऊपर समर्पित है, उनको कैसे तैयारी कराऊं, उस टॉपिक को कैसे हाईलाइट करके उनको समझा दूं। पढ़ाने का मेरा 2 तरीका रहेगा, खासकर मैथ्स में और रीजनिंग में, कि एक तो आपको जनरल विधि से भी समझा दूं, और दूसरी विधि जो है कि शॉर्टकट दे दूं, ताकि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर सके। कुछ क्वेश्चन को तो मैं प्रयास करूंगा कि शॉर्ट लॉन्ग विधि नहीं देकर सीधे आपको शॉर्ट विधि से उसको टैकल कर दूं, ताकि आपके लिए सही हो जाएगा। इसी आशा के साथ जो वायुसेना द्वारा जारी जो सैंपल पेपर है उसका मैं आपको परिचय दे रहा हूं कि सैंपल पेपर जो दिया है उसमें पहला क्वेश्चन है कि रडार किस जहाज की स्थिति रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु न्यूज में से किस तरंगे का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो उसका ऑप्शन दिया गया है, मतलब उत्तर है विद्युत तरंगे है। हालांकि ये साइंस का टॉपिक है, साइंस के लिए भी मेरे पास एक 8888 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक मेरी बुक है एनसीईआरटी साइंस, उससे भी आप इसे छोटी छोटी चीज को पूछ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया है, जो कि औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर गुरु तेग बहादुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगक्षेम व्यायाम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श हुआ गया? तो भारतीय जीवन बीमा। अब देखो इससे मैं आपको क्या बता रहा हूं, सैंपल पेपर का ये मतलब हुआ है कि जैसे आपका एक क्वेश्चन विज्ञान से आ गया, दूसरी क्वेश्चन आपने देखा कि इतिहास से आ गया, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रमुख वचन एवं नारे जैसे आराम हराम है किसके द्वारा दिया गया है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मतलब आपको कुछ इस तथ्यों को याद करना है। हालांकि मेरे पास जो आपकी गाइड है इसमें पूरे सब कुछ इसमें वर्णन किया गया, एक एक कंटेंट्स को लिए आप चाहो तो उसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, देखिए उपनामों की कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखो इसको फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मृत्यु दंड में क्षमा दान का अधिकार किसके रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास है। उसी ढंग से आपको बताइए पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो गुजरात की है। तो आप जितने लोक नृत्य है जिस राज्य की है जहां से बिलोंग करते हैं वहां के अलावा और भी याद कर ले। एक क्वेश्चन बोलते हैं, इसको आप करंट भी बोल सकते हो, या एक काफी चर्चा के क्वेश्चन है कि अमेरिका के
किस विशेष कार्य बल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा मारा गया, तो इसके लिए नेवी सील से इसका उत्तर है। ये सैंपल पेपर आपको ये दिखाता है कि क्वेश्चन आपको साइंस से भी टच हो रहा है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और करंट जीके हो गया। उसके अलावा कोई 1-2 क्वेश्चन कभी इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे। तो जो मेरा जितना 30 मेरे ख्याल से कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम अगर उसी दिन फिक्स टाइम पर होती है तो कम से कम 15 से 20 आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा। उसमें मेरा प्रयास है कि हर टॉपिक को टच कर ले। अब रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो गणित से है। गणित दोस्तों ये सीबीएसई के कोर्स है जिसको कि सर्व बोलते हैं, मेरे ख्याल से इंग्लिश में इसको करनी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद हल करें क्योंकि सिंपल पेपर, उसके अलावा क्योंकि मेरा टारगेट होगा कि पहले आपको सैंपल पर रिलीज करूं फिर इसका व्याख्या रिलीज करूं। अब देखिए कि क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन जो है वो है सर्ड का क्वेश्चन है। सर्ड में क्या है कि जैसे क्वेश्चन है कि 5 + 2 √3 अब +7 + 4 √3। अब देखो इसको क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग इसको लिखा हुआ है कि यार a + b √3 का मतलब होता है, मतलब जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब रेशनलाइज करने का जो तरीका है कि जो नीचे वाले हैं ना इसका कंजुगेट आगे पीछे ऊपर, इसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 + 2 √3 और यहाँ हो जाएगा 7 - 4 √3 अपॉन 7 + 4 √3 और यहाँ हो जाएगा 7 - 4 √3। मतलब देखा आपने, इसका अपोजिट साइन वाले कंजुगेट से साइन कर दिया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे पहले क्या करेंगे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर इस 5 को 4 √3 से कर दोगे तो -20 √3 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करोगे तो चूंकि प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा 14 √3 और -8 हो गया। और देखिए √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। और नीचे आपको ध्यान दीजिए कि यह फॉर्मूला हो गया, ये प्लस का साइन है तो a + b और a - b जिसका कि उत्तर हो जाता है a² - b²। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और इसका कर दोगे b² करोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 60 × 3 तो यह 1 हो जाता है। जनरली आप ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप से सॉल्व के क्वेश्चन आते हैं तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 ही आ जाता है। इसके लिए हमेशा जो क्वेश्चन सेटर होता है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है और मैं तो भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा ही जिसका कि अगर डिनोमिनेटर को हल करेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 20 में से 1 गया था, 35 में से 24 चला गया तो 11 हो गया और -6 √3 और यह आपको दिया हुआ है a + b √3 के इक्वल। आप कंपेयर कर लीजिए, a इसका मतलब हो गया कि a का मान 11 हो गया और b का मान -6 हो गया, ये आपका आंसर है। और जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका C है, तो आंसर आपका C हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखने से लगता है कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व जो है उससे आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज को बोला हूँ कि जैसे सॉल्व के क्वेश्चन अगर आपको है, आप कुछ क्वेश्चन आप ही सिलेक्ट करके दे, मैं बीच बीच में देते रहूंगा क्वेश्चन। सबके पीछे कारण है कि आपके तरफ से कितना रिस्पॉन्स आता है, आप कितने इसको प्रमोट करते हो, तब उसके आधार पर जहां लगेगा कि मेरे स्टूडेंट को, मेरे बच्चे को इस पॉइंट की जरूरत है, उसका जितना क्वेश्चन कहोगे मैं क्वेश्चन दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन है 2 स्टेशनों की, मतलब रेल संबंधी क्वेश्चन है, इसको दिशा और दूरी का क्वेश्चन भी, टाइम एंड डिस्टेंस या स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन बोल सकते हो। इसके लिए सर आपको फॉर्मूला होगा, ध्यान होगा कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में जो स्पीड का यूनिट होता है वह होता है km/h या मीटर/सेकेंड, इसी दोनों में आते हैं। जब भी सरलीकरण होगा तो किसी एक में ही होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप स्पीड एंड डिस्टेंस से कर सकते हो, लेकिन जब इस क्वेश्चन को मैं फोकस करना चाहता हूं तो इस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन है कि
दो स्टेशनों एक सन बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक से वाई 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वापसी में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। पूरी यात्रा का रेल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल चूंकि कम टाइम है, मैं इसका सीधे ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या है कि यदि एक दूरी फिक्स है, मतलब ये सोचो कि ए से बी है, कोई व्यक्ति अगर ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हो और उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापसी आ जाता है, तो यहां जिसका औसत चाल है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस y। बस आप ध्यान रखिए कि यूनिट एक हो। जैसे इस क्वेश्चन में XY से दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापसी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो हो जाएगा 2 इंटू 84 है इंटू 56 अपॉन 84 प्लस 56, और आप इसको कर दोगे तो 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन 6 4 10 और मेरे ख्याल से 140 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ना देख लो तो बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं। कभी भी बिना 84 में 56 जोड़ना है तो पहले 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 90। अब आपको बच गया 50, 9 में 5 जोड़ोगे तो 4 14 140 हो गया। और मेरे ख्याल से इसको अगर आप हल करते हो तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 67.2। तो इस तरह से अगर ट्रिक पर करोगे तो जाकर आपको बहुत टाइम बच जाएगा। अदरवाइज इसका लॉन्ग विधि है, लेकिन लॉन्ग विधि आपको नहीं बतला रहा हूं पहले कि मैं एक बार जानूंगी आपको कहां कमी हो रहा है, फिर उसको लॉन्ग विधि बता दूंगा। आप बाद में इसका शॉर्ट विधि तो आपसे लेना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है। बाद में पता चला है कि एक ने प्रेक्षण में 48 के गलती से 23 लिख दिया, तो प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। माध्य के लिए इसी औसत से आपको ध्यान होगा कि जो एवरेज निकालते हैं तो औसत बराबर है कुल मान बटा संख्या, मतलब नंबर कितने होते हैं 100। इसी तरह से कुल मान हो जाता है औसत इंटू संख्या। मेरा कहने मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को विधिवत करोगे तब इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए अगर कुल मान 56 इंटू 36 हो गया। ये अगर दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि 50 प्रेक्षणों का मान 36 है, तब अपना क्या करते हैं कि पहले 50 को 36 से गुना कर देते हैं। उसके बाद देखिए कि 48 को गलती से 23 लिख लिया, मतलब कि 48 के बदले उसने मतलब कि 48 को गलती से 23 लिख दिया, मतलब कि 23 और 48। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको लिखना था 48 लेकिन 23 लिख दिया तो -23 और 48 कर दिया। अब तब जाके आपके दो तरीका है कि इसको आप पहले अब टोटल ले लीजिए, अब फिर आपको टोटल कितना है, टोटल में कुछ चेंज नहीं हुआ है तो अगर 50 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ लॉन्ग विधि। अब इसको मैं एक शॉर्ट विधि भी बता देता हूं कि कैसे बिना पेन यूज किए हुए क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए कि प्रेक्षण जो है 50 है, उसका औसत 36 है। चेंज कितने का हुआ, 48 के बदले 23, मतलब कितना हो गया आपको 25 का अंतर हो गया। मतलब क्वेश्चन को समझिए कि उसको लिखना था 48 लेकिन उसने 23 लिख दिया। इसका मतलब अगर अंततः 25 उसने कम लिखा, मतलब उसको 25 और लिखना चाहिए था, मतलब 23 में अगर आप 25 जोड़ देते तब 48 होता। अब देखो कि औसत में अगर 25 का औसत निकालते हैं तो कितना होगा, तो चूंकि कुल क्रम 50 है तो इसका औसत हो जाएगा 1.2 या 0.5। मतलब अगर आपके मीटर समझ में आएगा तो 48 के क्या थे 0.5 ज्यादा हो रहा है। अगर प्लस में, अगर माइनस में होता तो अपना को घटा देते। तो कुछ भी नहीं करना है, 36 में 0.5 जोड़ दीजिए तो 36.5 इसका आंसर हो गया। आपको इसमें इतना टाइम और भी लगा चूंकि मुझे समझाना था। अगर समझाना नहीं रहता तो आप क्वेश्चन को देख के आप इसका आंसर, जैसे अगर बिना समझाए हुए तो मैं डायरेक्ट क्या करता है कि 48 को 23 से घटाकर 25 हो गया, 25 का मतलब 0.5 हो गया, तो 36 में 0.5 ऐड करके आपका आंसर ले लेता, डी उत्तर हो जाता।
अब इस तरह के क्वेश्चन को कुछ आप भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मुझे रिव्यू आएगा तो और भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन का यही से आया जाता है और अपने को टाइम बचाना है। इसी ढंग से जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याओं का 136 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का योग 2 × 3 है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हालांकि जो बच्चे का अगर बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है तो थोड़ा आपको रेशियो चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मैं केवल क्वेश्चन का जैसे कि 2:3 है और तीसरा है 5:3। एक चीज बता दो कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कंपटीशन हॉल द्वारा प्रकाशित एक गणित हल करने की संक्षिप्त विधि है। वो गणित हल करने की संक्षिप्त विधि में सबके लिए ट्रिक्स दिया हुआ है, और कभी कभी तो सिर्फ यूं का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो यदि आपको टाइम हो तो आप गणित हल करने की संक्षिप्त विधि भी पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ क्या करना है कि चूंकि एक जो कॉमन है ना दोनों में, इसको बराबर कर लीजिए। बराबर करने का मतलब जैसे यहाँ 3 है और 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए यदि इसको 5 से गुना करते हो और इसको 3 से करते हो तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। उसके आधार पर आप बराबर कर सकते हो। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसको और इसको गुना कर दीजिए, मतलब यह हो जाएगा 10, 15 और 9। तो अगर तीनों को बराबरी पर करोगे तो 10, 15 और 9 हो जाएगा। यहां से भी आपके पास 2 विधि है। एक विधि है कि चूंकि तीनों का योग 136 है तो आप 10, 15, 9 को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और आपको दूसरा संख्या निकालना है तो एक काम कर सकते हैं 15/34, क्योंकि दोनों के जोड़ के, और 100 कितना है 136 है, 136 से आप भाग दे देंगे तो 4 और यह आपका 60 उत्तर हो जाएगा। यहां मैं आपको और टाइम बचा रहा हूं। देखिए आपको दूसरा निकालना है तो टाइम कैसे बचाओगे, इसका योग है वो हो गया 34 है। ध्यान दीजिए 10, 15 और 9। अब देखो कि एक कुल यदि 34 है तो सेकेंड मान क्या है, द्वितीय मान 15 है। अगर कुल 34 है तो पहला जो वैल्यू है वह 10 है और अंतिम तीसरा है। तो आप देखो कि 34 है तो यह 15 हो गया। अब अगर वह 136 होगा तो कितना होगा। अब देखो यही अगर आप थोड़ी सी पहाड़ा का आइडिया रखते हो तो कहीं नहीं कट रहा। आप देखो 4 की अगर कोई पहाड़ है, मैं आपको बोलो 4 के पहाड़ा, 34 का पहाड़ा याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 4 के पहाड़ा में 6 कहाँ आता है, देखो 4 तक 16 होता है। पहला यही से शुरुआत करते हैं। तो चूंकि यहाँ भी 13 है, क्योंकि 34 है तो इसको 4 से गुना करोगे तो देख लो जब आके 4 से 16 गुना 6 हो गया, 4 से 36 हो गया। इसका मतलब 34 को अगर आप 4 से गुना करते हो तो 136 होता है, तो आप भी इसको 4 से गुना कर दो तो 60 हो जाएगा। आशा करता हूं कि मेथड समझ में आ गया। नहीं तो आप लॉन्ग विधि से भी कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा लगे उससे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो अभी बचा हुआ कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब 45 को अभी भूल जाते हैं। 16 दिन में मतलब एक काम जो है वो 16 दिन में 45 व्यक्ति पूरा कर सकता है। वो 45 व्यक्ति 6 दिन काम किया। अब देख लीजिए कि अगर एक काम जो है मतलब कि 16 दिन में वह एक काम को पूरा कर सकता है, अगर 6 दिन में होगा तो आप सोचो कि कम ही काम पूरा होगा ना। 2-3 ऐसे पॉइंट है कि जैसे जैसे आपसे मुझे मिलते रहेगा ना उधर से उसको और ज्यादा आपसे डिस्क्राइब करते रहूंगा। लेकिन अभी मैं फर्स्ट क्लास है, मैं आपको समझाने के मैं देखना चाहता हूं कि आप किस ढंग से रिस्पॉन्स लेते हो और कहां का आपकी कमी है। लॉजिकली देखा जाए तो 16 एक में करता है तो 6 दिन में वह 6/16 काम करेगा, क्योंकि जब आदमी दिन कम रहा है तो काम कम होगा। तो इसका मतलब वह 3/8 भाग काम कर दिया। मतलब आप इसको खुली भाषा में देखना चाहते हो तो 45 व्यक्ति अगर 6 दिन काम करते हैं तो वह किसी काम का 3/8 भाग काम कर दिया। तो काम कितना बच गया, 1 घटाओ 3/8 = 5/8। ये काम उसको बच गया। अभी गणित में इस फॉर्मूले के लिए मैंने बहुत अच्छा फॉर्मूला डिस्क्राइब कर चुका हूं। M1 D1
हालांकि बहुत लंबा फार्मूला m1 d1 m1 d1 इंटू h1 करके भी है, लेकिन आप सॉल्व में देखोगे तो m1 d1 अपॉन w1 इजकल टू m2 d2 अपॉन w2। इस फार्मूला पर अगर लगाओगे तो अब देखिए कि 45 आदमी किसी काम को कितना दिन है, 16 दिन में कर सकते हैं। सोचो एक काम को, और यहाँ क्या है कि आदमी अब 30 और बढ़ा दिया तो मतलब आदमी हो गया 75, और आपको दिन निकालना है और काम कितना है 5/8 है, तो मतलब 5 उधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा। और जब इसको आप हल कर लोगे तो हल करने के बाद जो इसका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से इसका आंसर 6 दिन हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना, बहुत सिंपल है, इसको इधर चला जाएगा और 75 इंटू 8 नीचे आ जाएगा, इसका उत्तर 6 हो जाएगा। तो ढंग से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याजों का ब्याज कहा जाता है। इसके लिए जो अपनी वायुसेना की गाइड है उसमें इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर चुका हूं और उसमें भी 1-2 मेथड दे चुका हूं, लेकिन चूंकि मेरा यहाँ कम शब्दों में कुछ बतलाना है तो इसलिए 33 क्वेश्चन को मैं, क्योंकि अभी एक लाइन बोला मैंने कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याजों का ब्याज है, मतलब अगर कोई ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है तो उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे इसी को देखो कि यदि माना कि 100 रुपये है, वहां से शुरू करते हैं, 100 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज, आपको ध्यान होगा कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। इसके लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स है, इतना भी हम लोग नहीं करते, सीधे PT मतलब 100 करते ही नहीं है, मतलब सीधे P इंटू R लिख देते हैं इंटू T का परसेंटेज कर देते हैं। एनीवे अब यहाँ 100 है, आप यहाँ अगर देखोगे तो 100 से थोड़ा कट गया, तो अगर यहाँ SI देखा जाए, SI हो जाएगा, सीधे दोनों को गुना कर दो 10 को 3 से, तो 30 रुपए SI हो गया। अब मैं जिसको यहाँ राठौड़ी बोलते हैं, राठौड़ी में समझाना चाह रहा हूं कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 100 रुपया है और मैंने एक लाइन बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याजों का ब्याज होता है। तो आप सोचो कि किसी से 100 रुपया आपने उधार लिया, पहला महीना में या साल में है तो पहला साल में आपको 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज लेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने 10 रुपया ब्याज दिया। और एक चीज ध्यान रखिए कि प्रथम ईयर के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होता है। अब यहां से क्या हो रहा है कि अब अगली बार जो हो गया कि अगले साल जो जाओगे तो जो महाजन है वो आपको 100 रुपया का ब्याज नहीं लेगा, अब 100 इसको भी जोड़ देगा, इसी को चक्रवृद्धि बोलते हैं ना। मतलब अगले साल आपको 110 रुपया का 10% की ब्याज देना पड़ेगा, फिर 2 जीरो उड़ा दो तो मतलब अगले साल आपको 11 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तीसरे साल जो है कि 110 का 10% और लेगा, और यह मेरे ख्याल से इसको गुना करोगे तो 12.1 के आसपास होगा, क्योंकि 110 है, ठीक है ना, नहीं 121 हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए 110 तो यहाँ था और इसमें 11 और जोड़ दिया तो 121 हो गया, तो 121 रुपया का यहाँ ले लिया, इसलिए 12 रुपये 10 पैसे ब्याज देगा। अब सोचो यदि आप साधारण ब्याज से लगाते तो आपको 30 रुपये लग रहा है, और यहाँ जिसको जोड़ोगे 10, 11, 32 को, तो मेरे ख्याल से यह आपको जो ब्याज लगेगा वो आपको 33 रुपया, देख लो, 33 रुपया 10 पैसे। इसका मतलब जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कि दोनों का अंतर 31 रुपया है ना। तो अगर आप इसको घटाओगे तो 3 रुपए 1 पैसे 10 पैसे आपको ज्यादा लगते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कितना सिंपल हो रहा है कि चूंकि 100 रुपया में अगर देते हो तो 3 रुपया 10 पैसे ज्यादा लगता है, कब? जबकि 100 रुपया है, तो जब 31 रुपया कितना हुआ, गुना कर दो इसको, 1000 रुपया हो गया इस ढंग से। अब चूंकि मैं आपको भी बता दूंगा, चूंकि मुझे समझाना नहीं तो टाइम लगा, इसको करोगे तो मुश्किल से 30 सेकंड में हो जाएंगे। बाकी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वही फॉर्मूला है कि A इक्वल टू, पहले निकाल दो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। अब इससे निकालते रहो, जो कि आपके लिए बहुत ही टेडियस वर्क है। इसके अलावा इसको निकालने के 2 और ट्रिक्स है जो कि आपको मैं दे रहा हूँ, बुक में दिया है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 है
वो लघुत्तम महत्तम से, एलसीएम में। अब यहाँ पे एक विधि है कि आप इसका इस तरह के क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें कि 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो यहाँ पे इसको आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान होगा कि 8, उसके बाद 12, 20 और 25 का एलसीएम निकालो। लेकिन यहाँ मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि वह छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल जिसमें सभी का भाग चला जाए। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि सबसे जनरली कि जो 25 है ना, सबसे बड़ी संख्या है, उसके पहाड़े पढ़ो। अब देखो कि कहाँ जाकर सब पहाड़े के अंदर आ जाता है। तो यदि आप ठीक से पढ़ोगे तो जैसे 50 कर दिए तो 25 गुना 50, 50 में किसी का टेबल में नहीं आता है। 75 करोगे तो नहीं आएगा, 100 आएगा तो इसका आ जाएगा, एक में नहीं आएगा। इस ढंग से अगर करोगे तो मुझे तो चूंकि याद है कि 25 के जाएगा 600 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 8 से भी भाग जाता है, 12 से भी जाता है और 20 से भी जाता है। अब देखो क्वेश्चन का कहां से ट्विस्ट हो रहा है। क्वेश्चन मतलब हो गया है कि वह न्यूनतम संख्या 600 है जिसमें कि 8 से भी भाग जाता है, 12 से भी जाता है, 20 से भी जाता है और 25 से भी जाता है। उसको मल्टीपल करते जाते हैं बहुत सारे तरीका, लेकिन इसलिए मैंने आपको पहला नहीं बोला, सबसे पहले आपको बोला गया पहाड़े याद कर लो। अब बोल रहा है कि इससे भाग देने पर शेष 5 बचे। कब शेष 5 बचेगा भाई? जब आप 600 में 5 अगर जोड़ देते हो, मतलब 605 अगर संख्या हो तो जब भी भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं इसको ट्रिक से ही करूंगा। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब बहुत ही कॉमन ढंग से माना है कि उस आदमी की आय 100 रुपया है, तो मतलब इसको ऐसे लिख दो, आय हो गया 100 रुपया, खर्च कितना कर दिया? 75 रुपये। अब सोचने वाली बात है कि जब 100 रुपये से 75 रुपया खर्च कर दिया तो उसका बचत कितना हो गया? 25 रुपये। अब आगे बोल रहा है कि उसकी आय 20% की वृद्धि हो गई, मतलब जो 100 रुपया था वह 120 रुपया उसका आय हो गया, लेकिन खर्च में उसे 10% की वृद्धि कर दी। अब देखो 75 का 10% करोगे तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 में अगर 75 में जोड़ोगे तो 7.5 तक 82.5 रुपये हो गया। ठीक है, अब 82 रुपीज 5 पैसे अगर हो गया। अब देखो कि इसको बचाया कितना रुपया है, तो इसमें से इसको पहले ध्यान दीजिए कि 100 रुपया था तो 75 रुपया खर्च कर लिया, अब 120 रुपया हो गया तो 82.5 रुपीज उसने खर्च कर दिया, तो बचाए कितना? तो बचाओगे इसको अगर करोगे तो देखो कितना इसमें बच रहा है। इसका मेरे ख्याल से जो बचत हो रहा है वो हो रहा है 37 रुपये 50 पैसे के साथ ये हो गया, तो 37 रुपये 50 पैसे बच गया। ध्यान दीजिए, फिर पहले 100 रुपया खर्च करता था, मतलब इनकम था तो 75 रुपये खर्च किया, 25 रुपीज बचा लिया। अगली बार उसने 120 रुपया में से 82.5 खर्च कर दिया तो 37 रुपये 50 पैसे। अब बताओ कि इसके कितने की बचत हो गई? तो 12 रुपये 50 पैसे। अब आपको बोला जाए इसमें कि प्रतिशत निकालिए। देखिए 25 में 12.5, अगर आप देखो प्रतिशत मतलब इस सीधे आधा हो गया, मतलब आधा हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया, अगर सिंपल निकालना चाहोगे तो 12.50 इंटू 25 इंटू 100, तो यह आपको करीब 50% हो रहा है। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो 12.5 का 2 गुना 25 होता है, तो इसलिए सीधे 50% निकाल दो। इस ढंग से एक क्वेश्चन जो है आपके गणित के क्वेश्चन का एक टाइप है जो कि मैंने आपको कराया। अब कुछ क्वेश्चन आपको विजातीय की विजातीय ज्ञात कीजिए जिसमें मिराज 2000, सुखोई 220, मिग 29 एंड मिग 27, जिसमें इसका जो आंसर है ए है, इसलिए कि एक यही केवल है जो कि फ्रांस निर्मित है, बाकी सब रशियन निर्मित है, इसलिए इसको किया गया है। 37 का जो आंसर है वो आपका डी है, क्योंकि एक केवल यही है जो कि दूसरे जगह से बाकी जितने 3 है वो इक्वेशन से रिलेटेड है। इस ढंग से दो डायग्राम से विजातीय क्वेश्चन आपको आ गया है। अब आपको क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। वह क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है कि कोडिंग डिकोडिंग से इसको बोलते हैं। आपके लिए अगर 12th पास हो
और आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो इसलिए आपको एक नया कंटेंट है, अब बहुत सिंपल कंटेंट है, अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग के लिए। जैसे आप इसके लिए अपनी अलग से भी बुक है तर्क शक्ति हल करने की संक्षिप्त विधि, उससे भी आप करा सकते हो। अब है कि देखिए 38 क्वेश्चन में जो क्या कंसेप्ट है, जो करने का तरीका बतलाता हूँ कि जैसे 7, 8, 6 का मतलब होता है स्टडी वेरी हार्ड। तरीका क्या है कि आप तक कॉपी में ही कर लेना। 7, 8, 6 का मतलब होता है स्टडी वेरी हार्ड। दूसरा है 9, 5, 8 का मतलब होता है हार्ड वर्क पेज। और उसके बाद 6, 4, 5 का मतलब होता है कि स्टडी एंड वर्क। दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग कंटेंट्स के अंदर आता है। कोडिंग डिकोडिंग का जो भाव है वो है कि जैसे आर्मी में बहुत सारे होते हैं कि आपका पर्टिकुलर नेम नहीं देगा, किसी कोड से उसको इंडिकेट किया जाता है ताकि जो अपना जो दुश्मन है उसको पता नहीं कर सके। इसी तरह से जब आपका कॉपी के इवेल्युएशन होता है कहीं भी बोर्ड क्लास के भी, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग का रहता है ताकि आप किसी का नाम से कॉपी देके कोई जालिती नहीं हो जाए। अब इसको हल करने का क्या तरीका है कि देखिए 7, 8, 6, 9, 5 देखिए कॉमन क्या है। कम समय में करने के लिए आप उसी में कर लेना। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 8 है तो 8 को काट दो, और यहां देखो क्या है कॉमन हो गया हार्ड, तो हार्ड को काट दो। फिर 7, 6 और 6 है स्टडी, तो स्टडी को काट दो, स्टडी को काट दो तो आपका 6 कट गया। अब 5 यहाँ वर्क, वर्क को काट दो। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है किसके लिए, वेरी के लिए। अब देख लीजिए वेरी कहाँ, यहाँ है। वेरी से आपने क्या क्या काट दिया, 6 काट दिया है तो 7 इसका उत्तर हो गया। तो ढंग से आप क्वेश्चन को चुटकी बजा के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दूसरी है आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज में जैसे कि आपको जब मेंटल एबिलिटी की क्लास लूंगा तो उसमें श्रृंखला के बारे में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेरा एक प्रयास रहेगा कि एक एक क्वेश्चन आपको श्रृंखला से सबको करा दूं। श्रृंखला क्या होता है कि इसको अर्थमेटिकल टर्म पर, कुछ लॉजिक पर इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, निश्चित संख्या से गुना किया जा सकता है और उसके आधार पर क्वेश्चन हल करता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, A 4 1 4 2 8 6 24 22 और 88 है। आपसे पूछा रहा है कि अगला सीरीज क्या होगा। अब आपको इसमें दिमाग लगाने की क्या कर सकते हैं अपने को। 1 4 में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। हो सकता है इसको 4 से गुना कर दिया होगा, फिर यहां से -2 कर दिया होगा, फिर यहां से इंटू 4 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, इंटू 4 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर इंटू 4 कर दिया। तो साहब ही कहेगा -2 करेगा तो 86 उत्तर हो गया। ठीक है, इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और जनरली अगर 2-3 एग्जाम दोगे तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन है कि परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक अलग गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया। यदि उसने सभी 50 प्रश्न हल किए, कुल 125 अंक प्राप्त किए, तो उसने सही हल कितने प्रश्नों को किए। दोस्तों इसका एक तरीका है, एक तो मैं आपको साधारण विधि से बतला रहा हूँ और दूसरा इसका शॉर्टकट विधि भी दूंगा। शॉर्टकट विधि 2-3 है लेकिन आज एक ही दूंगा। पहला है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए, तो माना कि उसने एक सही उत्तर दिया तो एक सही के लिए उसको 4 अंक मिलेगा। अब 75 में से अगर एक प्रश्न उसने सही दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 75 माइनस 1 उसने गलत दिया और उसके लिए 1 नंबर कट गया। तब जाके
उसका नंबर आ गया है 125। समझ में आया? सही माना कि x मान लिया। तो स्वाभाविक बात है कि जैसे अगर कोई 75 क्वेश्चन है, मान लिया कि उसने अगर 30 क्वेश्चन को सही उत्तर दिया तो 30 सही दिया होगा तो 45 उसने गलत दिया होगा, इसीलिए मैंने इसको माइनस करके निकाला। अब यह हो जाएगा कि 4x माइनस 75, 4x माइनस 75 और माइनस माइनस प्लस करके x इजिकल टू 125 हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 5x इजिकल टू 125 माइनस 75 कितना हो जाएगा? कर लोगे ना? अब जैसे देखिए कि यह माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 5x इजिकल टू 125 प्लस 75 इजिकल टू 200 हो गया। इसका मतलब x इजिकल टू 40 हो गया। तो जो आपको बताया था कि उसने कुल प्रश्न कितने सही किए तो 40 उत्तर हो सकता है। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब देख लो कि अगर 40 प्रश्न को उसने किया तो उसको कितना नंबर मिला होगा? 160 और 75 में से 40 हजार होगा 35। अगर इसको 35 में से माइनस कर दो तो 125 उत्तर हो गया। एक और विधि देता हूं आपको, जिसको हो सकता है कि कभी जब मिश्रण पढ़ाऊं आपको एलिगेशन या रेशियो प्रोपोर्शन, तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं। देखो कुल 75 प्रश्न है। अब मान के चलो कि उसने सारे 75 प्रश्न को उसने सही उत्तर दिया। अगर सभी 75 उत्तर को सही उत्तर दिया होता तो इसको 75 इंटू 4 अर्थात 300 नंबर मिला होता। और यदि उसने सभी को गलत उत्तर दिया होता तो उसको 75 नंबर कम मिलता, मतलब -75 नंबर मिलता। ये मिश्रण के नियम है, थोड़ा सा देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। और लेकिन उसको मिला है 125 ही नंबर मिला। ध्यान दीजिए कि यदि सभी सही किया रहता तो उसको 300 मिलता और अगर सभी गलत किया रहता तो उसको 75 नंबर कट जाता, लेकिन उसने 125 लाया। तो मिश्रण के नियम में क्या होता है, इसको अंतर निकालते हो, इसको इधर निकालते हैं। तो 125 और -75 का अंतर निकालोगे तो यह हो जाएगा 200, और इसको निकालोगे तो यह हो जाएगा 300 में से 125 चला जाएगा तो 175। मतलब अगर ये रेशियो हो गया 8 इंटू 7, मतलब 8 सही और 7 गलत। इसका मतलब कुल 8 और 7 को गुना करते हो तो यह 15 हो गया। ठीक है। अब आपको देखिए कि चूंकि यह आपको 15 हो गया, अब 15 जो इक्विवेलेंट है वह है 75 का। ठीक है ना? तो एक किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 5 के लिए। और चूंकि यहाँ 8 आपको दिया हुआ है तो 8 को 5 से गुना कर दोगे तो 40। तो आपका एक आंसर ये हो गया। अब फैसला आपके हाथ में, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके लिए आपको जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे या रेशियो प्रोपोर्शन तो वहाँ आप और कुछ क्वेश्चन करा देंगे, और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस करोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग पजलिंग के नाम से भी जानते हैं, कि एक क्रम आपको दिया हुआ है 5, 11, 21 डाउन द कॉलम, 8, 5, 8, 7, 11, 17, 15। तो आप इसको एक रिलेशन निकालने की कोशिश करो। रिलेशन में जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि 5, 11, 21 से कोई रिलेशन देखो तो कुछ बैठ रहा है क्या? जैसे 5 को 2 से गुना कर दो तो 10, 10 में 1 जोड़ दो तो 11 हो गया। फिर 11 को 2 से गुना कर 1 घटा दो तो 21 होता है। ये अनुमानित है। इसको मैं दूसरे में लगा कर देखता हूँ तो 8 को 2 से गुना किया तो 16, 16 में 1 जोड़ दिया तो 17, फिर 17 दूना 34, 1 घटा दिया। तो मतलब क्रम जो मैं बोला वो बैठ रहा है। तो आगे देख लो, 7 दूना 14, 1 15, मतलब 15 दूना 30, 30 में से 1 घटा दो तो 29। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर 29 होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये भी उसको हम लोग डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सही ढंग से आप क्वेश्चन को पढ़ना है। और एक चीज दिशा संबंधी ज्ञान रखना चाहिए कि ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, इसको हम ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। यह एक आपका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है।
इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। जब चूंकि 4 बंदे ताश खेल रहे हैं तो ताश में लोग या तो इधर से बैठे होंगे, इधर से बैठे होंगे, इधर से बैठे होंगे, इधर से बैठे होंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी साझेदार है, मतलब कि ए और बी अपोजिट साइड में होगा, इसका मतलब सी और डी अपोजिट साइड में होगा, मतलब पार्टनर होगा। डी का मुंह उत्तर की ओर, अब देखिए उत्तर ऊपर है, इसका मतलब डी अगर यहां बैठेगा तो इसका मुंह उत्तर की ओर हो जाएगा। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब ए अगर यहां बैठेगा तब इसका मुंह पश्चिम की ओर होगा। अब आगे बोल रहा है कि किसका, अब देख लीजिए, आपको पता है कि ए और बी साझेदार है, इसका मतलब बी यहां होगा। सी और डी साझेदार है तो सी यहां होगा। अब पूछा जा रहा है कि किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। दक्षिण की ओर होगा मतलब जो उत्तर की ओर बैठा होगा उसी का मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो इसका उत्तर आपका जो हो गया वह ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसको आप सादृश्य भी बोल सकते हो कि खतरे में हमेशा क्या होता है। जब भी कोई खतरा लेते हो तो डर हमेशा लगा रहता है। कोई भी रिस्क लेते हो या कोई खतरा होता है, डर बना रहता है कुछ अनर्थ नहीं हो जाए, तो इसलिए इसका उत्तर 43 का सी होगा। अब है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल, बहुत ढंग से इसको नाम दिया जाता है। इसके लिए मैं एक तरीका सिखाता हूँ आपको। कुछ भी मत करो, पहले डिजिट लिख दो और आपके 8, 2, 3, 4 और 6। अब यहां लिखा, देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है तो इसका मतलब यहां आप प्लस के बदले भाग दे दीजिए। भाग का अर्थ घटाव है तो यहां घटाव का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद गुना क्या है, घटाव का अर्थ गुना है तो यहां गुना का चिन्ह दे दीजिए। और लास्ट में आपको गुना का अर्थ है प्लस, तो यहां प्लस दे दीजिए। अब दोस्तों यहां एक चीज देखो, मैथमेटिक्स में आपने जब 7th क्लास में होंगे तो वहां एक रूल पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं बॉडमास। और यूं कहो तो यह बदमाश है। नाम तो बड़ा अच्छा है उसका कि बॉडमास, मतलब बॉडमास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब इसको इसी प्रोसेस से करना है। लेकिन बदमाश शैतान क्यों है, बदमाश क्यों है, अगर इसमें थोड़ी भी गलती करोगे तो आपको उठा कर पटक देगा। आप क्वेश्चन को सही नहीं, मतलब कि आप इसको विधिवत करना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, अगर आपने बदमाशी से 2 में से पहले 3 घटा दिया तो आपके सारे आंसर गलत हो गए जाएंगे। इसलिए मैं इसको बदमाश भी बोलता हूं। तो करना क्या होगा, चूंकि यहाँ ए दोनों नहीं है, पहले डी है, तो पहले 8 में 2 से भाग दे दो तो 4, घटाओ 3 इंटू 4 प्लस 6। अब देखिए पहले गुना कीजिएगा तो 4 माइनस 12, 3 को 4 से गुना करके 12 प्लस 6। अब देख लीजिए, अब इसको जोड़िए, 6 4 10 माइनस 12 इक्वल टू -2, तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है कि एक वेन डायग्राम है, सेट थ्योरी में एक मैथमेटिक्स का टर्म है, उसमें सेट वेन डायग्राम है, चैप्टर है वेन कंसेप्ट। उसमें क्या कहा जाता है कि जैसे ए है और इसके अंदर दोनों आ गया था, तो इसके अंदर दोनों का समावेश है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखोगे तो डॉक्टर, वकील एंड पेशेवर। अब आप देखोगे कि पेशेवर मतलब प्रोफेशनल, तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, वकील भी प्रोफेशन है। तो यदि कहा जाए तो इसका उत्तर पहला ही होगा कि अगर प्रोफेशन एक बहुत बड़ा एरिया है तो उसके अंदर डॉक्टर का भी प्रोफेशन है और टीचर का, इसलिए इसका उत्तर 45 का आपको ए हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि ये सैंपल पेपर है, लेकिन वायुसेना के जो क्वेश्चन आते हैं तो जरूर नहीं कि डायग्राम संबंधी क्वेश्चन आ जाए। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में होता है कि ढंग से क्वेश्चन जो आते हैं, नॉन वर्बल में डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। तो चूंकि सैंपल पेपर में आपको 4-5 क्वेश्चन डायग्राम से दे दिया गया है, डायग्राम से इसका देने का मतलब कि आपको दोनों की तैयारी करनी है। डायग्राम के लिए मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं और उसको एक छोटा सा टिप्स देता हूं, फिर अगर कभी जरूरत पड़ा तो एक अलग से दे दूंगा क्वेश्चन। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि कोई इधर की ओर घूमता है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और इधर की ओर जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जनरली इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई डायग्राम होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या किसी में क्या होता है किसी चीज़ को काट के किसी को बढ़ा दिया, मतलब आपको इसके लिए कोई
कुछ फिक्स रूल है, लेकिन उतना हार्ड एंड रूल नहीं है कि जिसको आपको मैं सिखा सकूं। वो आपको अंदर ऑब्जर्वेशन ही कर पाओगे। इसका मैं अभी आपको फिलहाल आंसर बतला देता हूं, आप इसको करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको बतला दूंगा। जैसे 46 का उत्तर सी है, 47 का उत्तर ए है, 48 का ए है, 49 का बी है और 50 का ए है। आप बहुत सिंपल है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। कभी इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको अलग से क्लास ही ले लूँगा इसके लिए। आशा करता हूँ कि सैम्पल पेपर आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देगा, और इस सैम्पल पेपर का आधार पर ही जो 50 प्रैक्टिस सेट या जितना प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वह इसी को बेस बना के कराते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा टॉपिक आपका टारगेट था कि सिंपल प्रयोग समझा दूँ, और अंत में इसी एक कोटेशन के साथ मैं आपको विराम देता हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं इसको शॉर्ट में आपको बतला दिया है कि यदि आप प्रयास करोगे तो असंभव नहीं है, सफलता हासिल की जा सकती है। ओके।